गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स में जहाँ तक हम पहुँच गए थे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम। देखिए, राष्ट्रीय आय, इससे विभिन्न परीक्षाओं में लगभग वन लाइनर प्रश्न आ ही जाते हैं। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में, पीसीएस लेवल पर, अन्य परीक्षाओं में थोड़ा सा प्रश्न इससे घुमा के थोड़ा डीपली भी पूछ लेता है। तो इस टॉपिक को एक बार जरा आपको गहन समझने की आवश्यकता है, जिससे कि परीक्षाओं में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। देखिए जो राष्ट्रीय आय होता क्या है, पहला मुद्दा तो सबसे पहला हमारे सामने ही आता है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। देखिए, किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीय आय का बढ़ना, राष्ट्रीय आय का घटना वहां की आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और वास्तविक रूप में जो राष्ट्र की आय होती है, किसी देश की जो आय होती है, वो होती क्या है? किसी भी एक निश्चित वित्तीय वर्ष कहीं अगर आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिले प्रश्न तो घबराए ना। तो वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है, जो कि आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। तो किसी भी एक निश्चित वित्तीय वर्ष में एक राष्ट्र के अंदर या इस राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर, या मान लीजिए भौगोलिक सीमा वर्ड यूज ना करें यहाँ, किसी भी राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, दोनों वर्ड जुड़ा हुआ है, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को या अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब इस मूल्य की जगह का वर्ड यूज होता है मौद्रिक मूल्य भी। तो मौद्रिक मूल्य, इसी मूल्य के लिए वहां प्रयोग किया जाता है कि उसका बाजार मूल्य क्या है। तो किसी भी एक निश्चित वर्ष में एक राष्ट्र में उत्पादित जो भी कुल वस्तु और सेवाएं हैं, और उन वस्तु और सेवाओं का जो भी अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय आय की गणना से सबसे ज्यादा एक प्रश्न आता है, तो यहां किसने गणना की थी? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और उन्होंने बताया था कि वार्षिक 20 रुपए राष्ट्रीय। परंतु उस समय का 20 रुपया, वो जमाना लगभग आपने पढ़ा होगा कि अभी इससे पहले 8 आना या आपने 54 58 तक का दौर देखा होगा। इसी प्रकार कोड़ी तक का एक जमाना चलता था। वो कोड़ी जो था हमारी करेंसी का ही भाग था, बोलते हैं, कहावत भी है कोड़ियों के भाव। तो उस समय रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो उस रुपए की वैल्यू के अनुसार उस समय केवल 20 रुपए को राष्ट्रीय आय बताया था उन्होंने, जब दादा भाई नेहरू जी ने बताया था। तो एक प्रश्न, ये परिभाषा आप समझ गए, किसी भी एक राष्ट्र के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तु और सेवा का मूल्य होगा, उस वस्तु और सेवा के मूल्य का जो कुल योग होगा, वह राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक। राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है, पहला प्रश्न। तो वहां आपने दादा भाई नेहरू जी वाला देखा, दूसरा राष्ट्रीय परिभाषा देखी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो बन जाता है, वो प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। तो आपको याद रखना है CSO, इसे बोला जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका गठन 1951 में किया गया था। और इसका मुख्य कार्य केवल यही है कि देश में जो सांख्यिकी आंकड़े इस चीज के निकालेगा कि जो भी देश के अंदर उत्पादन हुआ है, किस उद्योग क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, टेक्सटाइल क्षेत्र में, मोटर उद्योग में, वाहन उद्योग में, किसी भी क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। तो CSO प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन गया कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। तो CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला वर्ड है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना आजादी के बाद भारत में किसने की है। तो याद रखिए, सर्वप्रथम आप पढ़ चुके हैं, आजादी से पहले अगर देखें तो उसका प्रश्न होता है दादा भाई नेहरू जी है उसका उत्तर। परंतु आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, उस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद महालनोबिस थे, PC महालनोबिस। और इन्होंने ही आजादी के बाद 1951 के दौर में जब इसका CSO गठन हुआ, तब प्रकाश चंद महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय के अध्यक्ष के रूप में आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तो आपको याद रखना है कि जो भारत में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी आजादी के बाद, उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद महाल
नोबिस, पीसी महालनोबिस, पहला आंकड़ा इन्होंने दिया था नेहरू जी के बाद। फिर अगला प्रश्न बन जाता है बच्चों, इसके लिए आंकड़े कौन इकट्ठे करता है? चलिए गणना वो कर देता है, परंतु इसके लिए आंकड़े एनएसएसओ इकट्ठा करता है, जो सबसे बड़ा सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। एनएसएसओ आंकड़े एकत्रित करता है, वो आंकड़े सीएसओ तक जाते हैं, उन्हीं आंकड़ों के द्वारा गणना होती है कि राष्ट्रीय आय क्या है इस वर्ष की। अगला बच्चों यहाँ प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में, या नेशनल इनकम जिसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय की गणना में विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा इस टॉपिक से प्रश्न बच्चों इसी से आता है। आपको वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, पहला वर्ड आपको दिख रहा है जीडीपी, दूसरा वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा एनडीपी, तीसरा आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा जीएनपी, और चौथा आपको हेडिंग दिख रहा होगा एनएनपी। पहला हेडिंग जीडीपी, दूसरा हेडिंग एनएनडीपी, फिर जीएनपी, फिर एनएनपी। यहां बच्चों जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अभी मैंने समझेंगे डोमेस्टिक का मतलब क्या है। यहां ग्रॉस नहीं है, यहां एनडीपी में ग्रॉस की जगह नेट वर्ड यूज किया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा हेडिंग है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, और फिर जी की जगह आ गया है एन, नेट नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, फुल फॉर्म नीचे लिखी हुई है, जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो जीडीपी का मतलब यहां ये है कि सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक का अर्थ है घरेलू। भारत की जो सीमा है, भारत की जिसे घरेलू सीमा हम बोलेंगे, उस घरेलू सीमा में होने वाला कुल उत्पादन जीडीपी कहलाता है। भारत की जो भौगोलिक सीमा है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाला, घर के अंदर होने वाला उत्पादन जीडीपी होगा। इसमें लिखा है भारत में रहने वाले सभी लोग शामिल होंगे इसमें। भारत में रहने वाले भारतीय भी शामिल होंगे, प्लस भारत में रहने वाले विदेशी भी शामिल होंगे। जो भी देश के अंदर उत्पादन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई टाटा का प्लांट है तो वो तो भारत का है ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई सुजुकी का प्लांट है तो इसका मतलब ये है कि वो सुजुकी कंपनी भारत की नहीं है, परंतु वो विदेशी व्यक्ति भारत में उत्पादन कर रहा है नहीं कर रहा, तो वो घरेलू उत्पादन होगा ना। तो जीडीपी में सभी विदेशियों की आय जुड़ी होती है। कौन से विदेशी? जो भारत में रह रहे ऐसे विदेशी, भारत में रहने वाले विदेशियों की आय जुड़ी होती है, एवं भारत में रहने वाले भारतीयों की जो आय है उत्पादन करने के बाद जो उन्हें आय प्राप्त हो रही है, वो आय तो जुड़ी होती है। तो जीडीपी आप समझ चुके होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी देश के अंदर या भारत के अंदर होने वाला, भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाला जो उत्पादन है और उसका जो मौद्रिक मूल्य है, वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य है, उसका जो योग होगा वो जीडीपी कहलाएगा। तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना क्या जीडीपी पे करनी चाहिए? चलिए आपके मन में आ रहा होगा ठीक है जीडीपी पे करना ही चाहिए कि भाई राष्ट्र की आय इतनी है और अच्छी हो रही है। अगर हमारा जीडीपी बढ़ रहा है कि भाई जो आता है अखबार में न्यूज, सबसे फ्रंट न्यूज मिलती है कि जीडीपी 5% रहने की उम्मीद, जीडीपी 6% रहने की उम्मीद, तो देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। परंतु आप यहाँ ये भी ध्यान दें कि इसमें यहाँ विदेशियों की आय जुड़ी हुई है। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रुपया अर्न करता है तो वो अंत में तो अपनी देश की करेंसी लेके वापस अपने देश लौटाएगा, तो ऐसे में वो भारत की हकीकत में आय नहीं हो सकती ना। तो जीडीपी अच्छी है, परंतु राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में जीडीपी पर नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे जीडीपी क्या होता है? जो भी देश के अंदर होने वाला कुल वस्तु और सेवाओं का टोटल जो उत्पादन है, चाहे वो भारतीय करे चाहे वो विदेशी, वो जीडीपी कहलाता है। अब एन का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ जी का मतलब था ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है सकल। सकल मतलब कुल जो भी है, टोटल सब कुछ। परंतु यहाँ एन है और एन का मतलब है नेट। नेट का मतलब निवल, कि यहां सब नहीं जोड़ा जाएगा। मान लीजिए सब प्रॉफिट या मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को लगाने में 100 करोड़ का हुआ, तो कंपनी को एक वर्ष में कुछ मशीनों की घिसावट भी हुई होगी या कोई नुकसान भी हुआ होगा। अगर टोटल मुनाफा हुआ है तो वो जो नुकसान हुआ है या वो जो घिसावट हुई है, उस घिसावट को माइनस कर दिया जाता है जीडीपी में से। समझ रहे हैं आप? लिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो जब जीडीपी में से मूल्य ह्रास या जो नुकसान हुआ है और जो शुद्ध लाभ बचा, तो गणना किसकी है? जब शुद्ध लाभ की गणना हो, घर के अंदर लाभ कितना हो रहा है देश में,
वो कहलाता है एनडीपी। क्या कहलाता है? एनडीपी। ठीक है, जीडीपी जो टोटल उत्पादन होगा, लेकिन उसमें से जो नुकसान हो रहा है उसे घटा देंगे तो वो एनडीपी होगा। अब अगला वर्ड आता है, इन दोनों से परे होकर हम समझते हैं, जीएनपी। जीएनपी से आशय यहां बच्चों है सकल घरेलू ना होकर राष्ट्रीय वर्ड यूज करेंगे हम यहां। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। नेशनल प्रोडक्शन में और जीडीपी में अंतर यह है कि यहां भारत से बाहर भारतीयों की आय जुड़ी हुई है। समझिएगा, जब जीएनपी कैलकुलेट करेंगे तो जीएनपी में जीडीपी तो है ही, मतलब भारत के तो सभी जो भी भारत का प्रोडक्शन हो रहा है वो तो जुड़ा ही हुआ है, प्लस भारत में रहने वाले भारतीयों की तो जुड़ी है, लेकिन इसमें जो भी विदेशी लोग भारत में रह रहे हैं, माइनस का निशान बनाया है, उसको माइनस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विदेशी व्यक्ति भारत में आय प्राप्त कर रहा है उससे भारत को ज्यादा, तो अगर विदेशी जो भारत में रह रहा है अगर उसकी आय माइनस कर दी जाए तो इससे तो लाभ है, क्योंकि वो विदेशी व्यक्ति को होने वाला लाभ हकीकत में भारत का लाभ नहीं है। तो इसीलिए अब आप मुझे आंसर दें, कमेंट बॉक्स में डालें कि जीडीपी पर राष्ट्रीय आय की गणना होनी चाहिए या जीएनपी पे। यह आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि किस पर होना चाहिए राष्ट्रीय आय की गणना। तो आपको याद रखना है जीडीपी से ज्यादा बेटर तो जीएनपी है, क्योंकि यहां हमने विदेशी जो भारत में रह रहे थे जिनकी यहां जुड़ी थी आय, वो हमने यहां माइनस कर दिए। परंतु भारत से बाहर रहने वाले जो भी भारतीय हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में कोई रहकर भारतीय पैसा कमाता है, तो वो पैसा भारत जब लेके आएगा तो भारत की आय है या नहीं है। या टाटा का, रिलायंस का या किसी भी कंपनी का कोई प्लांट भारत से बाहर लगा हुआ है, किसी भी विश्व में किसी भी देश में अगर वो लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो तो भारत की आय है ना। तो भारत से बाहर रह रहे भारतीयों की आय या भारत से बाहर रह रहे भारतीयों की किसी कंपनी की आय वो जीएनपी में शामिल होती है। तो फिर यहां जीडीपी से बेटर ऑप्शन जीएनपी है, तो राष्ट्रीय आय गणना में जीएनपी पे करना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर होगा बिल्कुल सही है सर, यही इस पर होना चाहिए। अगला है एनएनपी। अगला क्या है? एनएनपी। एनएनपी की अगर बात करूं, एनएनपी का मतलब क्या होता है? एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्शन। क्या है इसका मतलब? नेट नेशनल प्रोडक्शन मतलब निवल, शुद्ध। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? निवल या नेट या शुद्ध। भाई भारत से चाहे बाहर रह रहा हो कोई व्यक्ति, चाहे भारत में रह रहा हो, लेकिन उसे जो भी आय प्राप्त हो रही है उसमें से अगर कोई उसकी घिसावट है या मूल्य ह्रास है, मान लीजिए कोई टाटा का प्लांट कोई अमेरिका में लगा है, उस प्लांट को 100 करोड़ का लाभ होता है, लेकिन उसमें 100 करोड़ का लाभ तो हुआ, उसमें 20 करोड़ कोई अन्य खर्चा है, या मान लीजिए कुछ मशीन में खराबी आई या कोई घिसावट हुई, तो उसे तो घटाना पड़ेगा ना, वो माइनस करना पड़ेगा। तो 100 करोड़ में से वो जो 10-20 करोड़ हुआ है उसे माइनस करके 80 करोड़ बचा मान लीजिए, तो वो 80 करोड़ शुद्ध लाभ है या नहीं है? तो ये एनएनपी का मतलब है कि टोटल जो जीएनपी होगा, मतलब जो भी भारत में रह रहे चाहे भारतीय हो, चाहे भारत से बाहर रह रहे भारतीय हैं, उनका जो भी उत्पादन है ना, टोटल जितना उत्पादन है, जितना प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में से आप मूल्य ह्रास घटा देंगे। क्या घटा देंगे? मूल्य ह्रास घटा देंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको जीएनपी माइनस, जीएनपी में से माइनस मूल्य ह्रास करेंगे। मूल्य ह्रास को अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेप्रिशिएशन। जब आप जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाएंगे, डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे, तो आपको एनएनपी मिलेगा। तो हकीकत का जो लाभ था, वो प्रोडक्शन था, वो ये था या ये वाला था? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अभी। तो आपका आंसर तुरंत आ गया होगा कि वो ये ना होकर क्या होगा? ये होगा, एनएनपी होगा। क्यों? क्योंकि यहां आपने वो घिसावट या मूल्य ह्रास माइनस कर दिया है। तो आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी पर नहीं हो रही है, एनडीपी पर नहीं हो रही है, ना ही जीएनपी पर हो रही है, बल्कि आप क्या कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एनएनपी पर हो रही है। वर्तमान में किस पर हो रही है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना? एनएनपी पर। मैंने यहां लिख भी दिया है, आपको याद रहेगा, एनएनपी पर हो रही है। और हकीकत में यही वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। हालांकि जीडीपी का बढ़ना भी लाभदायक है देश के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी विदेशी वस्तु की मांग है और भारत में वो तैयार नहीं होती है, तो आप उसे विदेश से मंगाएंगे तो टैक्स वगैरह लगा के वो महंगी होगी। इससे अच्छा उसका प्लांट भारत में ही हो। तो भारत में जब उसका प्लांट होगा, सीधी सी बात है, तो वो विदेशी भारत में आए तो कमाएगा, परंतु रोजगार और अन्य चीजें भारत में देगा।
जिससे भारत की इकोनॉमी में पैसा रुका रहेगा। तो जीडीपी का बढ़ना अच्छा है, परंतु देश की आय की अगर हम गणना करें तो वो किस पर की जाती है, एनएनपी पर की जाती है। ठीक, फिर बच्चों एक प्रश्न और बन जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीडीपी की गणना जो हो रही है वो उसके लिए एक आधार वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, मैं यहां से नीचे आपको दे रहा हूं पॉइंट कि आधार वर्ष। तो आपको याद रखना है कि आधार वर्ष पूर्व में 2004 और 5 था, वर्तमान में यह आधार वर्ष अब आपका 2011-12 है। क्या है, आधार वर्ष 11-12, क्योंकि किसी भी वस्तु में जो वस्तु के मूल्य होते हैं उनमें 1 या 2 या 3 निश्चित वर्षों के दौरान एक खास परिवर्तन होता है मूल्यों में। तो आप मूल्य कौन से वर्ष का लेंगे यह आवश्यक है। तो आपको याद रखना है कि आधार वर्ष क्या है, यहाँ 2011-12 है। पहले आधार वर्ष क्या था, 2004-5 था, परंतु 2015 में इसे बदलकर क्या कर दिया गया, आधार वर्ष को 2011-12। मतलब कि वस्तुओं के मूल्य जो माने जाएंगे वो 2011-12 के माने जाएंगे। यदि कोई वस्तु 2011-12 में 100 रुपए की थी और वो वस्तु मान लीजिए वर्तमान में वो 110 रुपए की है, तो फिर आधार वर्ष इसे मानकर अब देखा जाएगा कि भाई महंगाई कितनी बढ़ी है, उसमें फिर उत्पादन कितना हुआ और उसमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो आपको कुछ प्रमुख चीज राष्ट्रीय आय के बारे में समझ में आई होंगी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी में अंतर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। एफडीआई से रिलेटेड कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है और चीन के साथ जो भारत की पॉलिसी है, भारत ने जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था चीन का, उस पर कुछ हद तक रोक लगाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपको ये वीडियो अगर समझ में आई हो चीजें और ये कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। ठीक है, और कोशिश करके अगर संभव हो तो उसे शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू।